हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। कंक्रीट के इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई अगर हम बात करें जनरल कंक्रीट को लेके, तो कंक्रीट का जो है स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मेन स्ट्रेंथ, और उससे हम लोग एफसीके निकालते हैं। एफसीके क्या होता है? एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका वैल्यू हम लोगों ने टेबल में देखा था। राइट, तो ये हो गया अपने पास एफसीके। उसके बाद में हमने यूज और एफसीके देखा था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे हम लोग साइट पे अगर देखते हैं तो साइट के लिए हमारे पास में दो अलग कंडीशन थी, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं, पहला कंडीशन क्या कहता है, हम लोग ये बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट लेस देन एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा और एफसीके प्लस 3। इसको लेके हमने देखा था। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि टेस्ट रिजल्ट शुड बी, फिर इसके दो पॉइंट थे, शुड बी एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन एंड इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट डेविएट बाय प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। तो ये हमने जो है देखा था। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ईसी को हमने देखा था। ईसी क्या था? ईसी हमारे पास में तीन तरीके से दिया गया था, इनिशियल टेंजेंट, टेंजेंट और सीकेंट। तो हम लोग डिजाइन पर्पज के हिसाब से सीकेंट को यूज करते हैं, और इसी का वैल्यू जो होता है वो होता है 5000 रूट एफसीके। फिर हमने इसी को ही दो और कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट वाज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग इसी को बोलते हैं इसी इज इक्वल टू 5000 रूट एफसीके, एंड लॉन्ग टर्म में होता है इसी एल इज इक्वल टू इसी अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा इज द क्रीप कोएफिशिएंट, जिसका वैल्यू आप जानते हैं। इसके अलावा हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखा था, या मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको हम लोग एफसीआर से डिनोट करते हैं, एंड दैट वैल्यू इज 0.7 रूट एफसीके। और ये वैल्यू हमें ये डिनोट करती है कि अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस आ गई तो क्रैक हो जाएगा, और इससे कम पे क्रैक नहीं होगा, ये हम जानते हैं। उसके बाद में स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एफसीटी इज इक्वल टू 0.66 एफसीआर होता है, और एफसीटी का फॉर्मुलेशन 2p अपॉन पाई डी एल होता है, ये हमने देखा था। देन आफ्टर हमने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी बातें देखी थी। देन आफ्टर हम लोगों ने रेनफोर्समेंट क्या क्या होता है वो देखा था। तो रेनफोर्समेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे FE 250 है, FE 415 है, तो न्यूमेरिक डिजिट जो यहाँ पे लिखा गया है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करता है। और रेनफोर्समेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों, यील्ड के करस्पॉन्डिंग दी जाती है। तो जैसे FE 415 लिख रहे हैं तो 415 इज द यील्ड स्ट्रेस। एंड देन हमने टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट देखे थे। टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील IS 432 कोड के हिसाब से होता है। CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, एंड HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये IS 1786 कोड के हिसाब से होता है। एंड HYSD की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी कम होती है। तो माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। तो हमने एक नया बार इन्वेंट किया, दैट इज कॉल्ड TMT, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, that provide the strength as well as the ductility. Apart from this, इस बार के ऊपर TMT के ऊपर कोरोजन कोटिंग होती है, तो कोरोजन रेजिस्टिंग कोटिंग होती है जो कोरोजन को भी रेजिस्ट करती हैं। इट मीन्स TMT इज बेटर देन इन ऑल आस्पेक्ट, जितने भी हैं हमारे पास उसके आस्पेक्ट में सबसे बढ़िया है ये, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनर जो कोर होती है वो आपको उसका नाम होता है सॉफ्ट फेराइट पेरिलाइट कोर, और ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आउटर जो रिम होती है वो कहलाती है मर्टेंस्टिक रिम, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने जो है दोस्तों किसमें देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब इसको लेके गेट के अंदर कैसे प्रॉब्लम पूछे गए, क्या क्या दे रखे, तो उसको हम जरा देख लेते हैं वन बाय वन क्या है। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आंसर जो है वो हमें देखना है क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलास्टिक थ्योरी ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट। इलास्टिक थ्योरी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट का मतलब है WSM की हम बात कर रहे हैं। द मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, अगर हम रिकॉल करें मॉड्यूलर रेशियो को, तो मॉड्यूलर रेशियो दिया जाता है दैट इज ES अपॉन EC, और दूसरा दिया जाता है ES अपॉन ECL। अगर मैं LSM से बात करता हूं, लिमिट स्टेट मेथड से बात करता हूं, तो M दिया जाता है, अगर मैं IS 456 से अगर बात करता हूं तो M दिया जाता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC।
सिग्मा सीबीसी। ये है पार्शियल कॉम्पेक्शन को लेता है, ये कंप्लीट कॉम्पेक्शन को लेता है, और ये नो कॉम्पेक्शन को लेता है, बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। तो दोस्तों जब हम मॉड्यूलर रेशियो की बात करते हैं तो मॉड्यूलर रेशियो जो हम लोग इलास्टिक थ्योरी में यूज करते हैं वो यूज करते हैं दैट इज इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। अगर कोड में लिखा, इसमें लिखा आ रहा है आईएस कोड मेथड से, तब तो हम लोग इसको टिक करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको टिक करेंगे। सो लुक एट द ऑप्शंस, क्या दे रखे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट ES टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, दैट्स राइट। ये ES अपॉन EC है, ES अपॉन EC, अच्छी बात है। ये क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट ES, ये नहीं होता है, ये गलत है। ये कह रहा है शियर मॉडुलस ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि ये हो जाएगा दैट इज GS डिवाइडेड बाय शियर मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, तो ये हो जाएगा GC, ये भी नहीं होगा। एंड ये कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि ES टू द शियर मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ये भी नहीं होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड ये सामने लिखा है जो हमने देखा है, ये वैल्यू IS 456 के करस्पॉन्डिंग है, और ये क्रीप, नो क्रीप, और ये कंप्लीट क्रीप इफेक्ट को लेके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, रिलेटिंग टू द फ्लेक्सर ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम, यानी कि बीम के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो बीम के रेस्पेक्ट में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, आगे बढ़ने से पहले ओवर का याद कर लो, ओवर को दिमाग में करो। ओवर के अंदर क्या रहता है, कंक्रीट में पहले स्ट्रेसेस पहुंचती हैं स्टील के रेस्पेक्ट में, यानी कि कंक्रीट पहले फेल होती हैं, और इसमें XA एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो इन दिस हम लोग बोल सकते हैं द फेलियर स्ट्रेन इन द कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन द यील्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील, बिल्कुल सही है, कंक्रीट में पहले स्ट्रेसेस पहुंचती हैं। इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या बोलते हैं, अंडर के अंदर स्टील में जो है स्ट्रेसेस जो है वो पहले मैक्सिमम पहुंचती हैं, कंक्रीट में बाद में पहुंचती हैं। तो इसमें स्टील पहले फेल होगी देन द कंक्रीट, तो इसमें हो जाएगा स्टील रीचेज यील्डिंग एट द लोड लोअर देन द लोड एट विच द कंक्रीट रीचेज द फेलियर स्ट्रेन। अगर लोड जो, अगर कंक्रीट में फेलियर स्ट्रेन पहुंच रही है तो लोड हो जाएगा मैक्सिमम, और अंडर रेनफोर्स के अंदर क्या होगा, उससे कम लोड के अंदर ही स्टील में स्ट्रेसेस जो है पहले ही पहुंच जाएगी मैक्सिमम तक, यानी कि यील्ड तक। तो ये करेक्ट आंसर, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ओवर रेनफोर्स बीम आर रिकमेंडेड इन द प्रैक्टिस एज कंपेयर टू द अंडर रेनफोर्स, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो है उसके अंदर कंक्रीट पहले फेल होता है, कंक्रीट का नेचर होता है ब्रिटल फेलियर, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन को कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं अंडर रेनफोर्स और बैलेंस सेक्शन को, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट। इन बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में क्या है, स्टील और कंक्रीट दोनों ही अपनी परमिसिबल स्ट्रेस एक साथ पहुंचती हैं। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि भाई हमारे पास में जो मेंबर हैं वो एक साथ फेल होगा स्टील और कंक्रीट के अंदर, तो इसमें कोई भी पहले या बाद में नहीं पहुंचती, दोनों एक साथ फेल होती हैं। तो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या बोल रहा है, कंक्रीट रीचेज फेलियर स्ट्रेन अर्लियर देन द यील्ड स्ट्रेन इन द टेंसाइल स्टील, बिल्कुल गलत, दोनों एक साथ पहुंचती हैं। तो अब आपको क्या करना है, ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट्स ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट, आपको यह बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे। ये लो, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट वन आपको ये कह रहा है इन द सेक्शन, अगर हम सेक्शन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको बोल रहा है, इसमें क्या कह रहा है, टू रेक्टेंगुलर अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन एक्स एंड वाई, दो आपके पास में रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दिस इज द एक्स एंड वाई, और दोनों ही आपके पास में क्या है, अंडर रेनफोर्स है,
दोनों ही अंडर रेनफोर्स हैं, दोनों ही अंडर रेनफोर्स हैं। दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। सिमिलर इन ऑल aspect except that the longitudinal compression reinforcement in section Y is 10% more। लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, इसमें जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है इसकी बजाय 10% ज्यादा है, इसके अंदर 10% ज्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो देख लो, इसमें 10% कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ज्यादा है। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को याद करो, क्या बताया था मैंने कि अगर मैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट देता हूं तो ज्यादा डक्टाइल सेक्शन बनेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी नो डाउट ज्यादा होगी। तो उसके रिस्पेक्ट हम बात करते हैं। सेक्शन एक्स यानी कि ये वाला सेक्शन एक्स हैज द लेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड इट्स लेस डक्टाइल देन द सेक्शन वाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि भाई हमारे पास में कंप्रेशन स्टील अगर हम ज्यादा देते हैं तो डक्टिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। कैसे, तो अगर हमने कंप्रेशन स्टील दिया तो वो भी कुछ ना कुछ लोड रजिस्ट करेगी ना, तो रजिस्ट करेगी तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सेक्शन एक्स हैज द लेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है, बट हैज मोर डक्टाइल देन द सेक्शन वाई। बिल्कुल नहीं, डक्टिलिटी उसमें ज्यादा होगी जिसमें कंप्रेशन स्टील ज्यादा होता है। बोथ सेक्शन एक्स एंड वाई इक्वल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बिल्कुल नहीं। मटेरियल अगर ज्यादा दे रखा तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। सेक्शन एक्स एंड वाई हैव द इक्वल स्ट्रेंथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं कंप्रेशन में स्टील दे रहा हूं दोस्तों तो इट विल टेक हायर लोड देन द जिसके अंदर मैंने कम स्टील दिया है। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन जो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर हम इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, एज पर IS 456/2000 यानी कि LSM का क्वेश्चन है ये। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट से तो एटलीस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बीम उसके अंदर इसको डिस्कशन करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब मैं आगे आपको जो है चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसके अंदर हम लोग AST मिनिमम के बारे में देखेंगे तब हम इसको जरूर डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं है, एनालिसिस में नहीं होगा, शियर में नहीं होगा, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ में नहीं होगा, टोर्सन में नहीं होगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो उसमें जब हम लोग देखेंगे तो अभी हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा AST मिनिमम का वो आ जाएगा AST/BD, BD इज इक्वल टू 0.85 आवर FY। दिस इज द AST मिनिमम। और ये इक्वेशन आगे आप देखने वाले हैं जब मैं डिजाइन ऑफ बीम के अंदर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो वैसे आप चाहो तो इसको यहीं पे अभी देख लेते हैं, बट इसको मैं दोबारा कराऊंगा जब मैं डिजाइन ऑफ बीम के अंदर बात करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दे रहा है अप टू 2 डेसिमल तक बताना है। रिक्वायर्ड इन द रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसिडरिंग इफेक्टिव डेप्थ इन द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया, तो ये इफेक्टिव डेप्थ ले रहे हैं। यूजिंग FE 500 को लेके कितना AST मिनिमम आएगा, तो इसके लिए बताना, तो यहाँ पे पुट कर दो। ये हो जाएगा दोस्तों, दिस इज द 0.85 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, सो दिस वैल्यू विल बी, ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास 0.85 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, सो दिस वैल्यू विल बी 0.17%। तो ये अभी आपको ओनली ध्यान रखना है, ये कहां से आया कैसे आया ये हम लोग डिजाइन ऑफ बीम के अंदर देखने वाले हैं। सो इसका सॉल्यूशन अभी आपको शायद समझ में ना आए, बट इट्स ओके। चलिए आगे क्या बोल रहा है,
According to IS 456/2000, which one of the following statements about the depth of neutral axis balance for the balance section concrete section is correct? एलएसएम के रेस्पेक्ट में आपको एक्सयू बैलेंस के लिए बताना है क्या कहानी है, क्या इसका पॉइंट है, और ये आपके पास दे रखा है स्टेटमेंट। तो पहले चारों स्टेटमेंट को देख लेते हैं किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। क्यों हम ऐसा बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई हम ये जानते हैं कि एक्सयू बैलेंस एलएसएम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो होता है एक्सयू लिमिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं के इंटू डी। के होता है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जिसका वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं, और वो डिपेंड करता है ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे। अगर मैं एक्सी की बात करूं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वो भी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अगर मैं डब्ल्यूएसएम में देखता हूं तो एक्सी जो है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जिसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट और स्टील में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एक साथ पहुंचती है, जबकि एलएसएम के अंदर एक्चुअल लिमिट वो डेप्थ है जिसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन एक साथ पहुंचती हैं। डब्ल्यूएसएम स्ट्रेस कंट्रोल मेथड है, एलएसएम स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच मेथड है। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में है। ऑप्शन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक्सयू बैलेंस डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील, ग्रेड ऑफ दिस वन, यानी कि मटेरियल को लेके बात कर रहा है। तो मटेरियल को लेके बात कर रहा है, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भी एक्सयू बैलेंस जो होता है, एक्सयू बैलेंस जो होता है वो जाएगा के इंटू डी, और के होता है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और दोस्तों ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे ओनली, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम देखें तो Fe 250 के लिए वैल्यू हो जाएगा 0.53 इंटू डी, एंड 415 के लिए हो जाएगा 0.48 इंटू डी, एंड 500 के लिए हो जाएगा 0.46 इंटू डी। तो अलग अलग ग्रेड के लिए वैल्यू अलग अलग होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहानी है। तो ये ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट बिल्कुल नहीं, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, दैट्स बेटर, इट इज द करेक्ट आंसर। डिपेंड्स ऑन बोथ आते गलत हो गया, डज नॉट डिपेंड्स ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट ये कह रहा है लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दे रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद करो, क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था हमने, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल। 5% के करस्पॉन्डिंग हमने डेफिनेशन लिखी थी, और वो क्या थी, 5% के करस्पॉन्डिंग एफसी के क्या था, एफसी के इक्वल टू एफएम माइनस 1.65 सिग्मा। और हमने जब इसका डेरिवेशन किया था दोस्तों, तो मैंने सारा मैथमेटिकली बताया था तुम्हें कि भाई क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं 5% के करस्पॉन्डिंग देखता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मुलेशन आया था, और मैंने उसी टाइम आपको 50% का कंसेप्ट भी बताया था। मैंने ये फॉर्मूला डेराइव करके बताया कि 5% के करस्पॉन्डिंग कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। और मैंने कहा कि भी अगर मैं 5 की जगह 50 कर दूं, 40 कर दूं, 30 कर दूं, तो वो भी हमने केसेस देखे हैं। तो 50 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या हो रहा था, एफसीके का वैल्यू एफएम के बराबर आ रहा था। ये कंसेप्ट को रिकॉल किया मैंने जो है क्लास के अंदर डिस्कशन किया उसको लेके। तो ये हो जाएगा, क्या आगे बोल रहा है, बिलो विच नॉट मोर देन 50% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल अज्यूमिंग ए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 मेगापास्कल। सिग्मा का वैल्यू आपको दे रखा है। द मीन टारगेट स्ट्रेंथ एमपीए टू बी कंसिडर्ड इन द मिक्स डिजाइन ऑफ M25 कंक्रीट विल बी। यानी कि आपको क्या बताना है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ, यानी कि आपको बताना है एफएम का वैल्यू कितना होगा जब आपने एफसी के जो है दोस्तों किसके करस्पॉन्डिंग लिया, 50% के करस्पॉन्डिंग लिया है।
तो देखो 50% के करस्पॉन्डिंग मीन टारगेट स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगा, एफसीके के बराबर हो जाएगा। एफएम इज इक्वल टू एफसीके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। और ये चीजें मैंने क्लास में बता रखी है, और मैंने ये भी कहा था कि गेट के अंदर पूछे गए हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट 2014 का है। क्या कह रहा है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एज पर IS 456/2000। चलिए, तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मुलेशन क्या होता है, दैट इज FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट EFCK। तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 25, सो दिस वैल्यू विल बी 3.5 मेगा पास्कल। सो ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 3.5 मेगा पास्कल। M25 में FCK 25 होगा, सो वी कैन पुट एंड दिस इज द वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये FM फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। आपको FM का वैल्यू बताना है FCK के रेस्पेक्ट में एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के रेस्पेक्ट में, एज डिफाइंड इन IS 456/2000। IS 456/2000 में FCK जो दिया गया है, वो 5% के करस्पॉन्डिंग दिया गया है। और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं FCK इक्वल टू EFM माइनस 1.65 सिग्मा। हमसे पूछा गया FM क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। हियर इट इज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट ऑप्शन। D is the correct option। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E 5000 रूट FCK वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 बेस्ड ऑन। तो ये अभी मैंने इसी लेक्चर को जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने क्या बताया था कि हमारे पास में 3 तरह की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, सीकेंट, टेंजेंट और इनिशियल टेंजेंट। इन तीनों में से हम लोग जो डिजाइन पर्पस के लिए लेते हैं वो लेते हैं सीकेंट वाला, इनिशियल टेंजेंट डायनेमिक के लिए लेते हैं, और टेंजेंट जो होता है वो नॉन लीनियर में क्विक बिहेवियर इन चेंज, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं IS 456 के करस्पॉन्डिंग, तब हम लोग जो EC का वैल्यू लेते हैं वो सीकेंट के करस्पॉन्डिंग लेते हैं। सो दिस इज द वन। इनिशियल टेंजेंट जो लिया जाता है डायनामिक के करस्पॉन्डिंग, और टेंजेंट लिया जाता है क्विक चेंज इन बिहेवियर ऑफ द कॉन्क्रीट, उसको मेजर करने के लिए हम लोग टेंजेंट का वैल्यू देते हैं। क्या कह रहा आगे, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन अजम्पशन इन द बेंडिंग थ्योरी इंप्लाइज। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने ये अजम्पशन आपको बताया था तब मैंने क्या कहा था, इस अजम्पशन का मतलब क्या है, डायग्राम को पूरा समझा के फिर मैंने आपको बताया था कि ये अजम्पशन कहाँ लिखा जाता है और किन मेंबर के लिए लिखा जाएगा। तो क्या बताया था कि भाई मेरे पास में कोई भी एक मेंबर है, लोकेट दिस, ये कोई एक मेंबर है, जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लगता है बेंट होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंक्रीट है बेंडिंग कंप्रेशन में, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट बेंडिंग टेंशन में। टेंशन और कंप्रेशन दो अलग तरह की स्ट्रेस है। देन माइट भी पॉसिबल है कि जब ये बेंट करें तो ये कम बेंट हो और ये ज्यादा एलोंगेट हो, मतलब यहाँ पे कम स्ट्रेन आए और यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन आए। अगर ऐसा हो गया माय डियर फ्रेंड, तो ये सेक्शन जो सिंगल यूनिट में था अब वो 2 के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हम कतई नहीं चाहते। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई अगर ये सेक्शन है आपके पास में, अगर हम इसके अंदर बात करें दोस्तों, तो हम इसमें ये बोलते हैं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस से अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर जाता हूं और न्यूट्रल एक्सिस से अगर मैं y डिस्टेंस नीचे आता हूं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आई है
ये स्ट्रेन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है, यहाँ पे जो स्ट्रेन आता है, वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेक्शन सिंगल यूनिट में है। और इसी को इस अजम्पशन के अंदर लिखा गया है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। और ये हम लोग मेजर कर रहे हैं स्ट्रेन को लेके, स्ट्रेन को लेके, यानी कि इस अजम्पशन का मतलब है ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होना, ओनली स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होना। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर, दैट्स ओके। स्ट्रेस प्रोफाइल लीनियर बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा वो प्योरली डिपेंड करता है मेथड पे। अगर मैं WSM की बात करता हूं तो WSM के अंदर डायग्राम बन रहा है लीनियर। वहीं अगर मैं LSM की बात करता हूं तो डायग्राम बनता है कांस्टेंट एंड देन पैराबोलिक, ऐसा करके डायग्राम बनता है। तो डिपेंड करता है मेथड पे, LSM के अंदर ऐसा बन रहा है, WSM में ऐसा बन रहा है। बोथ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस प्रोफाइल लीनियर, शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड, नहीं, कहीं पे भी ये सारी चीजें नहीं होती। शियर वाली शियर में बात करते हैं, उसका प्लेन से कोई लेन देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, एज पर IS 456/2000 इन द LSM लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए फ्लेक्सर मेंबर, बेंडिंग के लिए बात कर रहे हैं, द स्ट्रेन इन द रेनफोर्सिंग बार्स अंडर टेंशन एट फेलियर स्टेट शुड नॉट बी लेस देन, मैं बात कर रहा हूं LSM को लेके माय डियर फ्रेंड्स। और LSM के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी जा सकती है जब सेक्शन फेल होगा। तो भाई रेनफोर्समेंट के अंदर देखो, मेरे पास में जो मटेरियल है वो मटेरियल है कौन से, दो। अगर मैं कंक्रीट की बात करता हूं तो कंक्रीट के अंदर फ्लेक्सर के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन जा सकती है 0.0035। और जब मैं स्टील की बात करता हूं तो हम लोग इसके अंदर ग्रेड ऑफ स्टील, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील लेते हैं Fe415, यानी कि HYSD। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी वो हो जाएगी आपके पास में 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ये मैंने रेनफोर्समेंट के अंदर आपको सारा बताया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं बोलते हैं कि फेलियर के टाइम स्ट्रेन किससे लेस नहीं होगी, तो इससे लेस नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर द स्ट्रेन इज मोर देन दिस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऐसे। और वैसे अगर तुम्हें ये वैल्यू याद भी ना हो फॉर एग्जांपल, तो भी ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये किसी की भी नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं HYSD के लिए वो हम लोग लिखते हैं डिजाइन स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और डिजाइन स्ट्रेस होता है FY डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.15, और ये हो गया डिजाइन स्ट्रेस। इसको यहाँ पुट करूंगा तो ये बन जाएगा। तो मैं 0.7 FY को ये लिख सकता हूं जो कि ये है, और ये तीनों किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम LSM की बात कर रहे हैं। LSM के अंदर मटेरियल के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज किया गया है, और इन तीनों के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ओनली इसके लिए लिखा गया है। बट ये वाला जो वैल्यू बनता है वो माइल्ड स्टील के लिए बनता है, और माइल्ड स्टील LSM के अंदर यूज ही नहीं होता है। क्लियर है? तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसी को बेसिक मान के लिखा है। नेक्स्ट वन, द मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, यानी कि FCR की बात कर रहा है, ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK। FCR और FCK में क्या रिलेशन है, एज पर IS 456/2000। तो क्या होता है दोस्तों, FCR इज इक्वल टू 0.7 √FCK, D इज द वन। तो FCR का जो वैल्यू हो जाएगा ये होता है FCR, दिस इज FCR। ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है, और इसको हम लोग EC से बोलते हैं। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर recommended by IS 456/2000
LSM के करस्पॉन्डिंग जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होगा फॉर एस्टिमेटिंग द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 एंड फॉर रेनफोर्सिंग स्टील तो ये हो जाएगा गामा यस के लिए हो जाएगा दैट इज 1.15 और कंक्रीट के लिए होगा 1.5 रेस्पेक्टिवली। सो 1.5 और 1.15 कंक्रीट का हो जाएगा 1.5 और स्टील का हो जाएगा 1.15। दिस इज द वन। ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है और ये वैल्यू भी किसी का नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, the reinforced concrete structure has to be constructed along the sea coast। along the sea coast, sea coast का मतलब है कि यहाँ पे जो नेचर है वो सॉल्टी नेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर। the minimum grade of concrete to be used as per IS 456-2000। तो ये मैंने मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रिस्पेक्ट में आपको बताया था, तो जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो मॉडरेट सीवियर सॉरी हमने क्या लिखा था, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर कंडीशन। तो सीवियर कंडीशन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा M30 और ये इसका मिनिमम ग्रेड होगा। तो सी कोस्ट के अलोंग अगर हम बना रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको M30 लेना होगा। चलो ये क्या कह रहा है, दिस इज द वन, अज्यूमिंग कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टू बी क्रेक। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट क्रेक है। अरे यार ये तो आगे वाले चैप्टर का है। द शियर स्ट्रेस अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, ये शियरिंग वाले चैप्टर में करेंगे दोस्तों, विल कवर इन द शियरिंग चैप्टर। अभी इसको कराने का कोई लॉजिक नहीं है, जब हम शियर का चैप्टर देखेंगे तब इसकी कहानी पूरी समझा के फिर आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये शियर का है, शियर चैप्टर का है तो हम उसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट दे रहा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट एज पर IS 456-2000। ये तो जस्ट अभी किया है। कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है और ये कुछ नहीं होते हैं। ये स्टील का है, ये स्टील का है, ये डिजाइन स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर और ये हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील। ये स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेस, ये डिजाइन स्ट्रेस स्टील और डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट की है। डिजाइन स्ट्रेस फैक्टर, चलो in the LSM of concrete structures, the recommended partial material safety factor gamma M for steel as per IS 456-2000 अभी जस्ट किया है। स्टील का वैल्यू स्टील के लिए होता है 1.15, स्टील के लिए होता है 1.15। चलो ये देखते हैं क्या है। फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स यानी कि हम कोलैप्स को लेके बात कर रहे हैं। द सेफ्टी ऑफ RC स्ट्रक्चर इज चेक फॉर द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द DL डेड लोड, इम्पोज लोड और लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट कंसिडर्ड। कोलैप्स के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें टेबल ध्यान है, क्या हो जाएगा DL और LL के लिए हम लोग फैक्टर यूज करते हैं 1.5 और 1.5। ये हो जाएगा DL LL और विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। फिर हम लोग लेते हैं DL प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड, तो इसमें वैल्यू लेते हैं 0.9 और 1.5 और ये हो जाएगा 1.5। फिर हम तीनों का वैल्यू अगर हम लेते हैं विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड तो इसके लिए वैल्यू लेते हैं 1.2 1.2 1.2 दिस वन। कोलैप्स के लिए कंडीशन यही होती है। तो इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है वो हम नहीं लेंगे। तो 0.9 DL प्लस 1.5 WL यानी कि विंड लोड, तो 0.9 और 1.5 दिस इज द, ये हमें नोट कंसिडर्ड देखना है तो ये तो हम कंसिडर करते हैं। 1.5 DL प्लस 1.5 WL, 1.5 DL प्लस 1.5 WL ये भी हम लेते हैं, दैट्स ओके।
यानी कि इस वाले कॉम्बिनेशन को लेके दो ऑप्शन बना दिए, दोनों सही हैं। 1.5 DL प्लस 1.5 WL प्लस 1.5 EL, ये क्या कर दिया, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी एक साथ आते ही नहीं है, या तो विंड आएगा या अर्थक्वेक आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये नहीं लेते हम, और ये वाला वैल्यू हम लेते हैं, थर्ड ऑप्शन हो गया। तो सी जो है ये गलत कॉम्बिनेशन है, सी को अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो सी वाला गलत कॉम्बिनेशन है, तो हमें नॉट कंसिडर्ड का करना है, तो दिस इज द वन। बाकी ये तीनों कॉम्बिनेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा नहीं करते हैं, तो ये नहीं करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। 1998 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, द प्लान ऑफ द स्टेयर सपोर्टेड। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अभी के गेट के सिलेबस में, अभी का गेट का सिलेबस मतलब 2005 के बाद का जो सिलेबस है, उसके अंदर गेट में से ये जितने भी सब टॉपिक थे, डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस एंड डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, और ये मैसनरी वॉल और आरसीसी वॉल, लोड बियरिंग वॉल है ना, सेफ्टी टैंक वगैरह, ये सारे हटा दिए गए, साइलोज, बंकर्स, ये कुछ नहीं है। 2003 या 5 के लगभग से गेट का सिलेबस बदल गया है और उसके अंदर इन टॉपिक को हटा दिए गए हैं, अब ये गेट में नहीं आते हैं। तो अगर आपका टारगेट गेट है तो इन टॉपिक को छोड़ दीजिए, एग्जाम में नहीं आएंगे। और ईएससी के अंदर भी ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इन टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये इतना डिमांड नहीं रखते हैं कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गेट के अंदर अब इन टॉपिक का कोई वेटेज नहीं है, जीरो वेटेज है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो नहीं आएंगे। 90s के आसपास में, यानी कि 2000 के आसपास से उससे पहले जो थे, सारा सिलेबस, वास्ट सिलेबस कवर था। कारण भी है कि उस टाइम जो है 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते थे, तो आपको आंसर लिखना रहता था और सारा वो एक तरीके से मेंस की तरह पेपर होता था, तो उस टाइम कुछ भी पूछ रहे थे। सो नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द गेट, ये क्या है, नॉट पार्ट ऑफ गेट, आपको इसको नहीं करना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, छोड़ देते हैं इसको। और ये क्या कह रहा है, दिस इज द परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन द वर्टिकल वॉल ऑफ आरसी। वॉल वाला पार्ट जो है नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। अभी मैंने आपको बताया वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, ये सारे जो भी हैं ये सारे सिलेबस में नहीं है गेट के अंदर, तो इनको मत करिए, एग्जाम में नहीं आएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। Again, this is the rectangular water tank, so not part of the syllabus, not part of syllabus. तो सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि 2000 के पहले जो क्वेश्चन है वो बड़े सोच समझ के करने गेट के लिए, क्योंकि गेट के अंदर उस टाइम सिलेबस अलग था और अब सिलेबस अलग है। लेकिन अगर आप ईएससी के बना रहे हैं तो ईएससी के तो आप सारे बनाइए, आईएएस और आईएफएस के जो क्वेश्चन है वो सारे बनाए, क्योंकि यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, वो सब कुछ कवर करता है। बट गेट ने स्पेसिफिक कर दिया कि आपको ये टॉपिक ही करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो नाउ गेट के अंदर ये नहीं है। चलो सॉरी क्या कह रहा है इसके अंदर, हाँ, which of the following set of the values given the minimum clear cover for the main reinforcement in the slab, beam, column and footing respectively according to IS 456-2000। so my dear friends, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई कवर कितना लेंगे हम लोग। तो कवर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कवर के अंदर आपको टेबल मैंने लिखवाया है, उस टेबल के अंदर अगर आप वैल्यू देखते हैं तो उसके अंदर आपको वैल्यू दे रखा है बीम के लिए, स्लेब के लिए और कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए। तो वो वैल्यू क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। मैंने जहां तक क्लियर कवर को लेके मैंने 2 कंडीशन आपको लिखवाई है। एक कंडीशन के अंदर मैंने ये बोला है कि भाई क्लियर कवर जो होता है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए। तो मैं अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन की बात करता हूं दोस्तों, तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में आप वैल्यू लेते हैं 20, मॉडरेट एक्सपोजर में 25 लेते हैं, देन उसके बाद में 50 एंड देन वैल्यू जो है 55 और 75 वैल्यू लेते हैं। बट उस केस में आप लोग ये कतई नहीं बोलते कि भाई आपके पास में जो है वो
जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वहां पे जो हम क्लियर कवर ले रहे हैं वो कवर हम लोग ले रहे हैं दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपोजर कंडीशन। बट हम जब हम लोग बात करते हैं मेंबर को लेके, तो मेंबर के लिए जो मैं टेबल आपको आगे लिखाऊंगा मैं, हालांकि जब हम सिंगली का सेक्शन कवर करेंगे, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का, तब मैं आपको एक टेबल लिखाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, बीम के लिए, स्लेब के लिए, कॉलम के लिए और फुटिंग के लिए क्या क्या वैल्यू होता है वो हम देखेंगे। अभी मैंने जो वैल्यू लिखवा रखा है वो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से है, बट यहां पे एक्सपोजर कंडीशन को लेकर नहीं बोल रहा है, यहां पे आपको बोल रहा है कि भाई मेंबर के लिए कितना कितना होगा वो आपको बताना है। तो मैं मेंबर के लिए अगर बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर, तो मेंबर के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपको लिखाऊंगा तब उसमें कवर कर लेंगे। वैसे इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, सी ऑप्शन, सी इज द आंसर, बट हम लोग इसको जो है आगे देखेंगे। तो मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए 1995 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कुछ ऐसे, द बेसिक अजम्पशन ऑफ द प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर बेंडिंग रिमेनिंग प्लेन एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग। ये पहला अजम्पशन, ये प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेन ओवर द बीम सेक्शन, यूनिफॉर्म स्ट्रेस ओवर द बीम सेक्शन, लीनियरली वेरिंग स्ट्रेन ओवर द क्रॉस सेक्शन एंड स्ट्रेसेस विच आर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एट द कंक्रीट सेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या ऑप्शन होगा, यहां पे आपको बोला गया प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। तो स्ट्रेस वाला गलत और स्ट्रेसेस की बात गलत, बचे ये दोनों। अब इसमें बोल रहा है, एक बोल रहा है यूनिफॉर्मली स्ट्रेन, यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेन चल रही है, तो वो नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा लीनियरली वेरी कर रहा है स्ट्रेन ओवर द क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन की डेप्थ के अलोंग स्ट्रेन डायग्राम कैसा चल रहा है, लीनियर चल रहा है। सो दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम जिसको आपको बताना है। चलिए, सो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है। हाँ, ये कह रहा है द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ लिमिट, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ यानी कि L/2D रेशियो इज स्पेसिफाइड इन IS 456/1978। माय डियर फ्रेंड्स ये कोड अब यूज में ही नहीं होता है, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज। अब ये कोड जो है यूज में नहीं होता है। यूज में क्यों नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास में जो कोड है वो है IS 456/2000। हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं दैट इज IS 456/2000। तो जो भी एग्जाम के अंदर आपको आंसर लिखना होगा वो 2000 के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। अब ये ऑब्सोलेट हो चुका है, एग्जाम में नहीं आता है। तो इसमें जो आपको पैरामीटर दे रखे हैं या जिस पे बेस पैरामीटर दे रखे हैं वो जरूरी नहीं है इसके अंदर भी वैलिड हो। तो आरसीसी के अंदर चाहे आप गेट का क्वेश्चन बना रहे हो चाहे ईएससी का बना रहे हो, रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन के लिए आपको IS 456/2000 ही यूज करना है, 1978 यूज करना ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने ही नहीं है, नहीं चाहते हुए भी गलत कंसेप्ट बन जाएंगे तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट इस टॉपिक की जरूर बात कर लेते हैं, इसको रिलेटेड अगर मान लो अगर मैं इसकी जगह 2000 लिख देता तो भाई ये पूछ रहा कि भी L/D रेशियो क्यों दिया जाता है। तो ये टॉपिक हम लोग डिजाइन ऑफ बीम के अंदर बात करेंगे जब हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को कवर करेंगे, तब डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को कवर करेंगे तब हम बताएंगे कि भी L/D रेशियो सेटिस्फाई किया जाता है टू एंश्योर द डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट। तो ये L/D रेशियो डिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, ना कि और कोई अदर पैरामीटर को लेके। तो इसमें डिफ्लेक्शन को बोल सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन तो डी होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात नहीं करेंगे। मैंने जो आंसर दिया है इसके रेस्पेक्ट में दिया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। सो ये ध्यान रखना है, और इसका थ्योरी जो है हम लोग डिजाइन ऑफ बीम में करेंगे। नेक्स्ट वन, आगे क्या कह रहा है,
परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार ऑफ ग्रेड 415। Fe 415 के लिए आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी दोस्तों? ये भी नेक्स्ट चैप्टर का है जिसके अंदर हम लोग WSM के बारे में बात करने वाले हैं। और WSM के अंदर क्या बोलते हैं, जब हम WSM की टेबल अगर हम देखेंगे तो Fe 415 के लिए जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, 250 के लिए 130 और 140। डाया अगर 20 से कम है और ज्यादा उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। मीडियम स्टील के लिए 190 एंड HYSD स्टील Fe 415 के लिए 230, Fe 500 के लिए 275 होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू हो जाएगा, दिस इज द 230, दिस इज द 230। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1993, अगेन ये 1978 का है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये नहीं है, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, ये यूज में नहीं होता है दोस्तों। चलो ये 1990 का प्रॉब्लम है तो ये तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर देखें क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स M25। M25 के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों EC इज इक्वल टू 5000 रूट FCK, दिस इज द 25। सो ये हो जाएगा 25,000 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो वेयर इट इज, हियर इट इज द वन, दिस इज द वन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास जो है बेसिक क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे 1 मार्क्स के लिए गेट और ESE के अंदर। अब हम जो है इसके अंदर आगे और भी प्रॉब्लम देखेंगे और वो प्रॉब्लम कैसे आ रखा है LSM और WSM को लेके, वो हम सारा कवर करने वाले हैं। एंड एक चीज, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में कवर होंगे, तो मैं उन क्वेश्चन को आपको वहां बता दूंगा। हालांकि मैंने आंसर यहाँ बता दिया है, सो यू कैन रिकॉल, जब हम वहां करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप रिकॉल कर सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली छोड़ दिए हैं क्योंकि वो गेट के अंदर नहीं है, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए आपको वैसे ही करना है। 1978 456 1978 कोड को लेके कुछ बात नहीं करनी है, वो अपने सिलेबस में अपने क्या, ना गेट में ना ESE IAS IFS, ये कोड एलिमिनेट हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, तो इसको लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। और गेट के अंदर ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं, सबका मतलब कंपटीशन एग्जाम में इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते। वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, वर्टिकल वॉल, मेसनरी वॉल, साइलोज, डोम, बंकर्स, ये टॉपिक नहीं आते हैं। इन टॉपिक का वेटेज ESE के अंदर जरूर है, बट गेट के अंदर ये टॉपिक नहीं है। अब सिलेबस चेंज हो चुका है तो आपको ये करने ही नहीं है। स्टेयरकेस हो गया, सर्कुलर स्लेब हो गया, ये सारे ESE के सिलेबस में नहीं, सॉरी गेट के सिलेबस में नहीं है। तो आपको जो टॉपिक मैंने कराए हैं उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करना है और वही अब गेट का पैटर्न है, उसी को फॉलो अप करना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। थैंक यू।